जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एसएमटी इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ हाज़िर हैं आज एक और वीडियो लेकर। और आज हमारे साथ एक इंतहाई स्पेशल गेस्ट हैं, सुहेल सफदर इनका नाम है। इन्होंने 2008 में केटीएच जो कि स्वीडन की एक बहुत बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और एसएसई स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहाँ से मीडिया मैनेजमेंट में मास्टर किया था। और उसी टाइम इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर एक बुक भी ऑथर की थी, उसके को ऑथर रहे थे। और इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन में काफ़ी ज़्यादा काम किया है और ये स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, फिज़िकली भी और इंटरनेट के ऊपर भी। तो इसके ऊपर हम इनके साथ डिटेल से बात करेंगे और इसके अलावा ये पोइट भी हैं, इंतहाई मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं। तो हमें लगा कि इनको हम लाजमी अपने चैनल पे बुलाएं, इनके साथ गपशप करें। और मुझे यकीन है कि अगर आप इनकी गाइडलाइंस सुनेंगे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यहाँ पर स्वीडन में आते हैं उनको स्वीडन आने से पहले और आने के बाद किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वेलकम सुहेल सफदर टू आवर शो। वालेकुम सलाम। शायद भाई, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस फोरम के ऊपर इनवाइट किया है। आगे मैं आपके इंटरव्यूज पहले भी देखता रहा हूँ, तो वो जिसके अंदर मैंने काफ़ी लर्न भी किया है इससे पहले लोगों से भी। और बाकी जो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज आपके साथ डिस्कशन प्रोडक्टिव रहेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारी यही इंशाल्लाह। एम है। हाँ तो जी। सोहेल भाई, आप मैंने थोड़ा-सा तो आपके मुतालिक बता दिया, अगर आप इन डिटेल थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें व्यूअर्स के लिए अपना। अच्छा जी। असल में मैं जी 2007 के अंदर स्वीडन के अंदर मूव हुआ मीडिया मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर, जो कि कॉम्बिनेशन था स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का और केटीएच का। और उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि जब मैंने ये कोर्स लिया था तो मेरी बैकग्राउंड सीएस कंप्यूटर साइंस की थी, तो लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मैंने एसएससी में एडमिशन लिया, जहाँ पे जो कि यूरोप के बेस्ट बिजनेस स्कूलों में से 5वें नंबर पे है। बिल्कुल, ऐसे ही। एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल होता है, तो हुँ, मेरा थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा यार, टेक्निकल एजुकेशन को मैंने ऑलमोस्ट 90 के एंगल के ऊपर बिजनेस एजुकेशन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की। मैंने सारे कोर्सेज वहां से पिक किए, पढ़ना शुरू किया। और तकरीबन मैंने कोई 10% जो है वो टेक्निकल कोर्स पकड़े, बाकी 90% मैंने बिजनेस के कोर्सेज लिए। मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। और इस दौरान जैसे आपने बताया 2008 से लेके 2010-11 तक स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ काम किया। बहुत ज़्यादा स्टॉकहोम के अंदर आपको पता है हर साल 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट्स आते थे, उनकी हेल्प की। हेल्प किस सेंस में करते थे, उनको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती थी वो प्रोवाइड करते थे। हमने कुछ फोरम क्रिएट किए हुए थे, जिसके अंदर डेफिनेटली मैं उन लोगों के नाम ज़रूर लूँगा, जिनमें जो है वो साद बिन शम्स, उज़ैर काफरे, ये सीनियर्स हैं, शायद आप जानते हो। मलक ये चौधरी फारूक और फैजानुल हक, देयर लॉट ऑफ ए बिग टीम थी। ये लोग हेल्प करते थे। फिर मैं जब पीएसए के अंदर आया, मैं मेरे दोस्त शारिक जावेद, जिनके साथ आपकी कुछ दिन पहले भी गुफ्तगू हुई है, उसके अलावा फारूक हैं हमारे एक दोस्त, हमने मिल के कोशिश की कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते थे उनकी जितनी हम मदद कर सकते थे हम उनकी मदद करें। जी, माशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और आप हमारा हिस्सा बने। और आपके बारे में ये जान के भी बहुत अच्छा लगा। अभी आप टेस्ट इंजीनियर काम कर रहे हैं कंपनी कैलिब्रियो के जी जी। अंदर। जी जी जी। हाँ जी, मैं पिछले 6-7 साल से ज्वाइन की है, अमेरिकन कंपनी है क्लैब्रियो। बेसिकली मैंने ज्वाइन तो टेलीऑप्टी की थी, ये वन ऑफ बेस्ट कंपनीज में ही थी, आईटी की कॉल सेंटर्स के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनी थी। लेकिन रिसेंटली इसको पिछले साल अमेरिकन कंपनी ने जो है वो इसको क्या कहेंगे आप, एक्वायर कर लिया था। एक्वायर कर लिया है, तो अब मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा सही। तो सोहेल भाई, आपने चूँकि इतने अरसा स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो मुझे लगता है कि आपने उनकी प्रॉब्लम्स देखे होंगे बहुत सारे और उनको सॉल्यूशन भी देखा होगा। और फिर आपने ये भी सोचा होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते होंगे कि आप उनको शायद वक़्त से पहले भी सॉल्व कर सकते हो। इस वजह से मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी रिच है। तो अब बाकी आगे आने वाले स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए अगर मैं ये सवाल पूछूं कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि स्वीडन आना चाहता है, उसका एडमिशन हो गया है या वो एडमिशन का इंतज़ार कर रहा है कि हो जाए,
या वो फ्लाइट का इंतज़ार कर रहा है या वो वीज़े का इंतज़ार करता है, वो वाला प्रोसेस जब वो पाकिस्तान में है और उसको पता है कि उसने स्वीडन आना है, उस टाइम स्टूडेंट्स को क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए? ताकि उन्हें बाद में जो कुछ मसले होते हैं वो ना हो? अच्छा, शायद भाई सबसे पहले जो मैं बात बताना चाहूँगा, हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से। हुँ, मिडिल क्लास फैमिली से क्या से मुराद है कि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं होते, हमारे पास बड़ी लिमिटेड इनकम होती है। हम वो पैसे जितने माँ बाप ने जमा किए होते हैं, कोशिश करते हैं कि उसी के अंदर स्पेंड करें यहाँ पे, और उसके बाद हमारी कोशिश होती है एजुकेशन कंप्लीट हो और हम अपने घर का जो है वो अर्निंग हैंड बन सकें। बेसिकली ये हमारा प्रोसेस होता है यहाँ पे स्टडी के लिए आने का। अब मसला ये है कि जब आपको पता है कि मेरा एडमिशन हो चुका है स्वीडन के अंदर, जर्मनी के अंदर, इन एनी कंट्री इन यूरोप, जब आपको पता है मेरा एडमिशन हो चुका है, तो आपने जो 6 महीने पाकिस्तान के अंदर है उनको आपने कैसे गुजारना है, वो तमाम चीजें हैं जो मैं आपके साथ आपके सुनने वालों के साथ शेयर इसलिए करना पसंद करूंगा। ये हमें नहीं पता थी, तो हमने उस चीज को जिस जगह से स्टार्ट किया, आप उससे तकरीबन बहुत पहले उस मुकाम से आप अपने आप को प्रिपेयर करके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं, जिस तरह मैं और आप हैं, या आप टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जिस तरह आप इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से हैं, किसी भी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से, इसके अंदर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ बिजनेस और फार्मासिस्ट को और मेडिकल स्टडीज को, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है। लेकिन बाकी जितने जो आईटी के हैं या इंजीनियरिंग के हैं, उनको क्या करना चाहिए कि अगर तो आपके पास ऑलरेडी आपका एडमिशन हो चुका है और आपके पास सर्टेन टाइम है 6 से 8 महीने, तो देखें जी, आपके पास अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप अपनी इंग्लिश का कोई अच्छा सा टोफल या आइल्स का कोर्स कर लें, इवन दो आपकी जो है वो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश है, फिर भी आप अपने आप को बेहतर कर लें। दूसरी चीज, अगर आप आईटी के हैं, बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन कर लें, बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। कीप इट माइंड कि आज का दौर जो है वो स्किल्स बेस्ड दौर है, वो डिग्री बेस्ड नहीं है। आप रिसर्च से रिलेटेड है, माइट भी आप डिसएग्री करें, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो स्किल्ड के ऊपर आप हायरिंग कर रही हैं, वो आपसे पूछती नहीं है। आज तक स्वीडन में मुझसे नहीं पूछा गया कि तुमने डिग्री जो की है वो कहाँ से की है और कैसे की है, मुझसे किसी जॉब में नहीं पूछा गया। आपके पास बेहतरीन स्किल्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप नेटवर्क्स का कोई अच्छा सा स्किल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट की कई जो है वो सर्टिफिकेशंस हैं, आपकी प्रोग्रामिंग की अच्छी से अच्छा स्किल्स ले लें, एक्सपीरियंस 6 महीने साल का ले लें। अब हो गया क्या, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आप जब एजुकेशन के लिए यहाँ पे आएंगे तो इसके आपके दो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नंबर वन, आपने जो सेमेस्टर की फीस पे की हुई है वो तो आप स्टडी कर रहे हो, आप इस दौरान जॉब अप्लाई करेंगे, अगर आपकी जॉब मिल जाती है तो मैक्सिमम चांस है आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए, नॉट अ परमानेंट रेजिडेंसी, जॉब का जो जो क्या होता है वीजा यहाँ मिल जाए। उससे क्या होगा, आप पार्ट टाइम अपनी जॉब भी कर सकते हो, आप 80% 70% जॉब भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज भी अटेंड कर सकते हो, और फिर आपकी फीस टोटली माफ हो जाएगी। जो ही आपका वीजा लग जाता है, फीस आपकी यूनिवर्सिटीज की खत्म हो जाती है, आपको पे नहीं करना पड़ती। ये एक फायदा हो सकता है। और आईटी के बैकग्राउंड रखने वाले अगर स्किल उनके स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी पाकिस्तान से उन्होंने कुछ लर्न करके आए हुए हैं, उनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है जॉब का, अमूमन मैं स्टूडेंट्स को यही मशवरा देता हूँ, चाहे वो मेरा भाई हो या कोई और हो, तो आपने जब बैचलर्स किया है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई प्रोग्रामिंग का या कोई और चीज की सर्टिफिकेशन करो और प्लस स्किल जो है उसको डेवलप करो, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इंटायर यूरोप में जॉब फाइंड करने में भी, और फिर लेटर ऑन अगर आपको जॉब के ऊपर वीजा मिल जाता है तो आपकी फीस सारी माफ हो जाएगी, स्पेशली इन स्वीडन। जी, फैंटास्टिक। ये तो हो गया कि स्टूडेंट को आने से पहले क्या कुछ करना चाहिए। उसमें 1-2 चीज़ें और भी ऐड हो सकती हैं, जिस तरह के ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। एग्जैक्टली exactly. शायद भाई मैं असल में बड़ा सोचा था मैं आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर जरूर बात करूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैं उसकी रीजन बताता हूँ, मैं उसकी रीजन कैसे? बताने लगा हूँ हाँ, स्टूडेंट्स को। शायद स्टोरीज शेयर करनी भी चाहिए। देखिए जी, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी सीख के आ सकते हैं, कोई भी टेक्निकल स्किल सीख के आ सकते हैं, आप जाम का स्किल सीख के आ सकते हैं, कोई भी, वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा यूरोप के अंदर। यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब्स हैं और बड़ी क्विक जॉब्स हैं। लेकिन अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं या ये जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो भाई मैं जब आया था यहाँ पे, मैंने कोई 5 साल प्रीमो की न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ काम किया।
5 साल से 6 साल, ये एक लॉन्ग क्यों? क्योंकि ये था कि उस जॉब के अंदर ही वीज़ा चल रहा था, उसी के अंदर रेज़िडेंस परमिट के रिसोर्स निकल रहा था। तो उस टाइम किसी ने गाइड भी नहीं किया कि अगर थोड़ा-सा दूसरी फ़ील्ड की तरफ चले जाते, तो वो जो 5 साल का अरसा था, वो काइंड ऑफ इस स्किल्स के साथ ना रहता। तो आप शुरू ही से अपने आप को फ़ोकस करें, अच्छा यार हमें पता है हमने आईटी का कोई ना कोर्स करना है, हमने ये चीज़ करना है, वहाँ पे जॉब्स मिल जाएँगी। इसलिए आप फ़ोकस ही अपने उस चीज़ के ऊपर करके आएँ। बाकी इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो ड्राइविंग लाइसेंस करके आएँ या कोई भी अच्छा स्किल जो है वो अ, आप कुकिंग का सीख के आ जाएँ या कोई और ऐसी चीज़ लेके आएँ। यहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छी कुकिंग आती है तो यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में आपको हो सकता है बड़ी क्विक जॉब भी मिल जाए। और भी कई स्किल्स हैं वो भी आप सीख के आ सकते हैं। सर कुकिंग तो अपने सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है ना, इधर आके खुद ही कुकिंग करनी है। बाहर तो खाना एग्ज़ महँगा है, कितनी दफ़ा बाहर खाएँगे? और फिर ह एग्ज़ैक्टली। हलाल हराम का इश्यू होता है। हुँ, एग्जैक्टली कुकिंग तो एसेंशियल है। ये शायद जब मैं और शायद भाई आए थे तो तब हलाल और हराम का वैसे इशू बहुत ज्यादा था। अब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं हुँ, कंपैरेटिव। वैसे उस टाइम खाना सस्ता था। अब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के अलावा पाकिस्तानी बहुत शॉप्स बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। हुँ। पहले हमारे स्टॉकहोम में सिर्फ एक शिस्ता ग्रोसन में होती थी, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं हाँ, जानते। नहीं मैं सुना हुआ है। लेकिन लेकिन अब आपको तकरीबन हर चौक के अंदर एक पाकिस्तानी दुकान लाजमी मिल जाएगी। सही इसलिए है। अब वो दौर नहीं रहा जी कि हुँ, आपको बाहर से खाना जो है ना वो ढूँढना पड़ेगा। अब आपको बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी हलाल मिल जाते हैं इधर स्टॉकहोम में और हुँ, आपको फूड की वैरायटी भी काफ़ी मिल हुँ। जाएगी और हर चीज़ पाकिस्तानी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ऑन एवरेज आपको एक लंच या डिनर ऑलमोस्ट 80 क्राउन या 100 क्राउन का पड़ेगा एग्ज़ैक्टली, और 100 क्राउन का मतलब तकरीबन आजकल ₹1900। तो वो आप अगर एग्ज़ैक्टली। इतना 3 टाइम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, फिर आप कुकिंग बेशक ना सीखें। हाँ जी। लेकिन अच्छा अगर जी, नहीं कर सकते ये शायद भाई वैसे ये जो कुकिंग आप घर की जो जो इधर की कुकिंग है ना, ये वक़्त जो है ना, हालात जो है ना, वो इंसान को जो है ना, वो सिखा ही देते हैं। हुँ, तो ये कुछ ऐसी चीज़ है कि ये हर बंदा जो है वो सीख ही जाएगा, सीख ही ये जाता है। वाली कुकिंग। हमने हाँ भी जी, सीखी है, वो लोग भी सीख ऐसे जाएँगे। ही है। जी। अच्छा, चलें सर अगर मज़ीद कोई बात जो है ना व्यूअर्स के माइंड में होगी कि उन्हें पाकिस्तान मैं में एक और भी चीज़ बताता चलूँ, व्यूअर्स जो हमें सुन रहे हैं, जो स्वीडन में नहीं आना चाहते लेकिन जर्मनी और फ्रांस में या कहीं और जाना चाहते हैं, तो कीप इट माइंड हमारी नमल यूनिवर्सिटी जो हुँ, है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एंड साइंसेज़, वहाँ से जर्मन लैंग्वेज के और फ्रेंच लैंग्वेज के कोर्स बड़े अच्छे होते हैं। मेरे खुद हुँ, दोस्त करके आए हैं और बड़े स्पीडी वो बोलते थे। सही है। आप भाई फारिग बैठने से बेहतर है ना वो कोई अरबी का या जर्मनी का या कोई भी ये अगर हुँ, कोर्स करके आ जाते हैं, इवन अरेबिक का भी, यहाँ पे हुँ, आपको बड़े ट्रांसलेटर जो हैं वो चाहिए होते हैं। उर्दू से अरेबिक और समथिंग लाइक दिस। तो ये हुँ। वहाँ पे बैठे हुए अपने टाइम में ये भी कर लें, ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। हाँ, वो अरेबिक के बारे में थोड़ा क्लियर ये कर देते हैं कि चूँकि यहाँ पे अरेबिक इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और उनमें से अक्सरियत ऐसी है कि जो ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, वो इंग्लिश भी नहीं बोल सकते। तो जी, स्वीडिश गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ या इन बाकी लोगों को जब उनके साथ एंगेज करना होता है, तो उनको फिर एक इंटरप्रेटर चाहिए होता है कि जो इंग्लिश बोल सके एटलीस्ट और अरेबिक बोल एग्ज़ैक्टली, सके ताकि उनके साथ बीच में एक वो ब्रिज बन जाए। तो इस वजह से एग्ज़ैक्टली। भाई कह रहे हैं कि वो फ़ायदेमंद हो और सकती है, आपको रेस्टोरेंट्स जॉब भी अपॉर्चुनिटी अरेबिक मिल सकती है और और रेस्टोरेंट के अरे भी रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा और हुँ, दूसरी शॉप्स हैं, वहाँ आप जॉब लेना चाहें, आपको अरबी आती है, तो वो शायद आपको हुँ। खुश होके रख लें। और ज़्यादातर उनमें जो है ना वो खाना भी हलाल होगा, अगर अरबी है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। चलें सही है जी, सर आगे चलते हैं और ये कहते हुए कि अगर किसी व्यूअर के ज़हन में सवाल आता है कि उसको पाकिस्तान में रहते हुए स्वीडन आने के जब वो इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, क्या कुछ करना चाहिए जो अगर हमने कोई मिस कर दिया या कोई और मज़ीद क्वेरी ज़हन में आती है तो इसी वीडियो के नीचे जो है ना कमेंट कर दे, तो मैं, सोहेल भाई या कोई और लाज़मी बंदा जो है ना आपको जी, जी। जवाब देगा। तो आगे चलते हैं जनाब, अब आप बताएँ कि जब एक स्टूडेंट इधर आ जाता है, हुँ, हुँ। ठीक है, स्वीडन पहुँच जाता है, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा जी, यहाँ पे अब आप जब आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको किस किस्म के मसाइल होते हैं जी। हुँ, यहाँ पे आपको सबसे पहला जो अमूमन हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि थोड़ा-सा लोनलेस जो तन्हाई सी फ़ील होती है क्योंकि आप अपना घर-बार हर चीज़ छोड़ के आए होते हो और एक अरसे के बाद एक दूसरे मुल्क में जाते हो तो सच्ची बात बताएँ जब हम लोग पढ़ते थे तो शायद स्टूडेंट्स 4-4 हज़ार आ रहा था।
जब आप आ रहे होंगे तो मैक्सिमम 10-12 एक यूनिवर्सिटी में आ रहा होगा, ऐसे ही। सीधी सी बात है। तो आपको ज्यादा वो चीज फील होगी शुरू में, जो है ना, आपको ये लगेगा। दूसरी चीज, स्वीडन का वेदर जो है ना, वो बड़ा खौफनाक है। मैं डरा नहीं रहा किसी को, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वीडन का वेदर जो है, जो 3 मंथ है ना स्वीडन के, अगर आपने वो गुजार लिया तो आप स्वीडन के अंदर सरवाइव कर जाएंगे। वो जी शुरू होते हैं डार्क मंथ्स, उनको हम कहते हैं। एंड ऑफ अक्टूबर होता है, नवंबर और दिसंबर। इन 3 महीनों के अंदर आपकी मेंटली स्टेट चेंज होती है। आप एक्सेप्ट करते हो, यार मैं कौन सी दुनिया में आ चुका हूँ। अच्छा जी, इसका वैसे इसका हम नेमुल बदल हम आपको मई जून जुलाई के अंदर दे देते हैं, लेकिन उन 3 महीनों को आपने गुजारना होता है, क्योंकि आप पहली दफा आए होते हो तो आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। फिर बाहर दरख्तों के अंदर आपको खौफनाक किस्म के, क्योंकि ये जंगलात के ऊपर है पूरा मुल्क, तो आपको अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। हाँ, जब बर्फ हो जाती है फिर एवरीथिंग गेट स्मूथ, फिर अच्छा लगना शुरू हो जाता है, लाइट फैल जाती है और सारा कुछ। लेकिन ये आपके लिए डिप्रेशन के रीजन आपकी बन सकती है, यहाँ पे जो मसाइल में से एक ये भी है। तीसरी चीज ये है कि अगर आप जिस तरह मैंने बताया, मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है, इकोनॉमिकली उनका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर वो यहाँ पे जल्दी जॉब नहीं ढूंढ पाते। यहाँ पे लोग आते हैं, शायद जॉब ऐसे मिल जाए, भाई जरूरी नहीं है ऐसे मिल जाए। मैंने कईयों लोगों को देखा है जिनको फौरन भी मिली है, कईयों को देखा है जिनको स्ट्रगल करते हुए भी देखा है, बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल करते हुए देखा है। अगर आप को फौरन मिल जाएगी तो आपके कंसेप्ट डिफरेंट होंगे, लेकिन अगर आपको स्ट्रगल में फेस में चलेंगे तो आप थोड़े से डिप्रेस हो जाएंगे। डिप्रेस नहीं होना, इंशाल्लाह कोशिश करते रहे, मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट्स के साथ रहे और ये चीजें मिल जाएंगी। स्टडीज के बारे में मैं आप सॉरी अकोमोडेशन के बारे में बता दूं कि अकोमोडेशन अगर आपने बुक नहीं करवाई हुई पहले की यूनिवर्सिटी से या दूसरे से, तो वो जिनकी नहीं होती उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है नए लोगों के साथ एडजस्ट होने में। ये वैसे ही है जैसे शादी करके बंदा आता है तो एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम आपको लगता है एडजस्ट होने में। यहाँ पे स्पेशली अगर आप सीनियर्स के साथ रह रहे हैं तो थोड़ा सा एटीट्यूड शायद आपको सीनियर्स को भी समझना चाहिए। आपको नजर आएगा कि आप नए नए आए हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यार ये बंदे का बिहेवियर कैसा है या किस तरह है, या ये यहाँ के सिस्टम को किस तरह अडॉप्ट करता है। तो ये शुरू में से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। एजुकेशन की प्रॉब्लम आई डोंट भी आएंगी आपको, क्योंकि हमारा निज़ाम ही स्वीडन का जो है वो स्टडी का बड़ा रिसर्च बेस है। यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट है थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस, पता नहीं शायद भाई ने उसको किस तरह लिया, लेकिन हमारा इधर केटी इस स्टॉकहोम रीजन के अंदर वो आपकी धूड़ पाट देता है जब तक आपको अगर उस वो सब्जेक्ट आम सा सब्जेक्ट है, लेकिन वो बड़े बड़ों को लटका देता है। तो काइंड ऑफ आपको बड़ी रिसर्च बेस स्टडी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने सोचा ओके यार जिस तरह पाकिस्तान में इधर उधर से कर के पास हो जाएंगे, नहीं, थोड़ा सा आपको भाई टाइम गुजारना पड़ेगा। ऐसे ही जी हम भी जो उस टाइम हमने कोर्स पढ़ा था उसका नाम था रिसर्च मेथोडोलॉजी। एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली जो आपने बात बताई वही थी कि उस सेमेस्टर में हम ज़्यादा फोकस उसी पे कर पा रहे थे, वो हमसे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। एग्जैक्टली तो कुछ मेरे कोर्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, एक आपने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिसर्च बेस्ड है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कोट कर देता हूँ कि पाकिस्तान में नॉर्मली ये होता है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो बाकी लोग वो जब आपका रिजल्ट मार्क करते हैं तो वो मैच करते हैं कि इस बंदे का जो तहरीर है, जो राइट अप है, ये कितना मिलता है टेक्स्ट बुक के साथ। तो अगर जितना ज़्यादा मैच कर जाएगा उसके साथ उतने ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। इधर ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपने उसको एज इट इज़ लिख दिया ना तो हो सकता है आपको 0 नंबर मिले, क्योंकि वो तो कहेंगे ये तो तुमने वही लिख दिया जो किसी और ने कहा था। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख चुका हूँ कि वो टीचर आपसे वापस पूछते हैं कि यार इसमें तुम्हारी इनपुट क्या है, तुमने इसको कैसे समझा है, तुमने अपने अल्फाज में इसको क्यों नहीं लिखा, तुमने अपना व्यू पॉइंट इसमें क्यों नहीं ऐड किया। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ना आपने रट्टे से अवॉइड करना होता है और चीज़ों को समझना होता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, तो उसके आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं बजाय इसके कि आप उसको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर दें। जी सर भाई प्लीज कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल जी। और ये जो सब्जेक्ट जिसकी बात अभी ये शायद भाई कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस, इसका मकसद बेसिकली इस सब्जेक्ट का मकसद ये है इसका पढ़ाने का कि कल अगर आपने रिसर्च लेवल के लिए पेपर्स लिखने हैं
या कुछ और आपने चीजें करनी है, तो आपको किस तरह करना है? ये सब्जेक्ट आपको ट्रेनिंग के लिए है ही, उन बिल्कुल। उन पेपर्स को ट्रेन करने के लिए पढ़ाया हम्म, जाता है। हम्म। चलें सोहेल भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ गपशप लगा के। आपने बहुत काम की बातें बताई। उम्मीद है व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। और हम अगेन कहते हैं कि अगर आपके ज़हन में अभी इन चीज़ों के ऊपर अगर कोई सवाल आता है, कोई क्यूरी आती है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो उसके बाद हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर हमें मज़ीद हेल्प चाहिए होगी, हम सोहेल भाई जो हमारे जो और एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, हम आपको टू द पॉइंट एक यूज़फुल किस्म का जवाब लाजमी लेके आएंगे। तो एक और वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।